रुद्रपुर नाम के एक गांव में मदन और शांति अपने बहू बेटे के साथ रहते थे। मदन एक गरीब किसान था। गांव में उसका एक लौकी का खेत था। वो गांव में लौकी बेचकर बहुत मुश्किल से पैसे कमा पाता था, लेकिन उसने जैसे तैसे करके अपने बेटे को खूब अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया। लेकिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग गया तो अपने माता पिता के लिए उसके तेवर भी बदल गए। और जब उसकी शादी सुनीता नाम की एक लड़की से हुई तो उसने भी अपने सास ससुर पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। मैं कितनी देर से देख रही हूँ बुढ़िया, तो यहीं पर बैठी हुई है। तुझे पता है ना, ये मेरा चाय पीने का समय है, तो अब तक मेरे लिए चाय लेकर क्यों नहीं आई तू? ये तुम अपनी सासू माँ से किस तरह से बात कर रही हो बेटी? सासू माँ तो सगी माँ के समान होती है। कम से कम उससे इस तरह बदतमीजी से बात मत करो। आप मुझे ज्यादा तमीज मत दिखाइए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तमीज और बदतमीजी क्या होती है। आज के बाद आपको मुझे ये फालतू का ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। जा बुढ़िया, अब मेरे लिए चाय बना कर ला। शांति अपनी बहू सुनीता के लिए चाय बना कर लाती है तो वो एक कप चाय अपने पति को भी पीने के लिए दे देती है। तभी सुनीता कहती है, मैंने तुझे सिर्फ अपने लिए चाय बनाने को कहा था, तूने इसके लिए चाय क्यों बनाई? घर में इतना फालतू का चीनी और दूध है क्या जो सबके लिए बार बार चाय बनेगी? ला, ये चाय का कप मुझे दे। बेटा, वो थोड़ी सी ही चाय है, अपने ससुर जी को पी लेने दो ना। एक बार बोला ना तुझे, वो कप मुझे दे। सुनीता खुद ही अपने ससुर जी के हाथ से चाय का कप छीन लेती है और उस चाय को फेंक देती है। ये तुमने क्या किया बेटा? अगर तुम्हें वो चाय फेंकनी ही थी तो इससे अच्छा अपने ससुर जी को ही पी लेने देती। तुम लोगों को इस घर में कितना खाने को मिल रहा है ना, उतना तुम्हारे लिए बहुत है। उससे फालतू में तुम्हें पीने की एक बूंद भी नहीं दूंगी। और आप क्या तब से यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं? आपको खेत जाकर कोई काम धाम नहीं करना है क्या? आज इनके घुटनों में बहुत दर्द है बेटा, इसलिए ये खेत में नहीं गए। तो फिर आज खेत का काम कौन करेगा? पता है ना खेत का काम कितना जरूरी है। ये बीमारी का बहाना करके बैठ जाएंगे तो नुकसान तो हमारा ही होगा ना। नहीं बेटा, आज मैंने खेत में काम करने के लिए छोटू को बुलाया है। आज छोटू खेत का सारा काम कर देगा। लेकिन वो तो खेत का काम करने के पैसे लेता है। हाँ बेटा, उसने कहा था कि वो 100 रुपए में पूरे दिन खेत में काम कर देगा। क्या कहा? 100 रुपया? 100 रुपए पेड़ पर उगते हैं क्या जो बिना सोचे समझे उसे खेत का काम दे दिया? मैं उसे पूरा दिन काम करने का 1 रुपया भी नहीं देने वाली। अभी दोनों के दोनों खेत में जाओ और जाकर वहाँ पर काम करो। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, आज के बाद तुम्हारा कोई बीमारी का बहाना यहाँ नहीं चलेगा। खेत का काम अगर कोई करेगा तो वो सिर्फ तुम दोनों करोगे, वरना उस दिन के लिए अपना रोटी पानी सब कुछ भूल जाना। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और चुपचाप खेत में चले जाते हैं। वो छोटू को भी उसके घर भेज देते हैं। मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को इतनी मेहनत से पढ़ा लिखा कर इतना कामयाब बनाया, बड़ा होकर वो और उसकी पत्नी हमारी ऐसी हालत कर देंगे। मेरे घुटनों में इतना दर्द है, उसके बाद भी मुझे इस तरह खेतों में काम करना पड़ रहा है। पता नहीं भगवान हमें हमारी किन गलतियों की सजा दे रहे हैं। अब तो जीने का भी मन ही नहीं करता। बातें करते हुए दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक आवाज सुनाई देती है। आप दोनों इस तरह रो मत। आपको रोते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे, ये आवाज किसकी है? यहाँ पर तो हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। मैं हूँ दादी माँ, आपके खेत की जादुई लौकी। इधर देखिए। वो दोनों जैसे ही अपनी नजरें घुमाकर देखते हैं तो उन्हें अपने सामने एक लौकी नजर आती है, जिसके हाथ पैर और प्यारी सी आंखें भी थी। पहली बार अपने सामने इस तरह की लौकी देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। आखिर तुम किस तरह की लौकी हो? हमने आज से पहले कभी ऐसी लौकी नहीं देखी। तुम्हारे हाथ पैर और आंखें कैसे हो सकती है? भला सब्जियां ऐसी थोड़ी ना होती है।
हाँ दादी माँ, मैं जानती हूँ कि सब्जियाँ ऐसी नहीं होती, लेकिन मैं कोई आम सब्जी मतलब कि कोई आम लौकी नहीं हूँ। मैं एक जादुई लौकी हूँ। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं और मैं अपनी जादुई शक्तियों से कुछ भी कर सकती हूँ। आप चाहो तो आपके बहू बेटों को अच्छी तरह सीधा भी कर सकती हूँ। लेकिन वो कैसे? आज तक मैंने बहुत सारे बिगड़े हुए बहू बेटों को ठीक किया है। जब एक बार उन्हें मेरे हाथ से मेरी मार पड़ती है ना, तो वो सब सीधे हो जाते हैं। नहीं बेटा, मैं अपने बच्चों को किसी परेशानी में नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि उन्हें खुद से अपनी गलतियों का एहसास हो। ये तो बहुत मुश्किल है शांति काकी, क्योंकि ऐसे लोगों को उनकी गलती का एहसास होना नामुमकिन के बराबर है। क्या पता बेटा, हमारे बहू बेटे कुछ समय बाद सुधर जाए। अगर सुधर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है शांति दादी, लेकिन अगर वो दोनों कभी भी आपको परेशान करे तो आप बेझिझक होकर मेरे पास आ सकते हो। मैं हमेशा यहीं पर रहूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लौकी बेटा। अब शाम हो गई है, हम घर चलते हैं। दोनों घर पर पहुंचते हैं। आ गए दोनों। पता है, इतनी देर से भूखी बैठी हूँ मैं यहाँ पर। अब जा जल्दी से रसोई में और जाकर खाना बना कर ला। बहू, हम अभी अभी तो थके हारे खेत से आए हैं। आज मुझ में खाना बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। आज तू ही सबके लिए खाना बना ले। क्या? तेरी मुझे ये बात बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं क्या तुझे इस घर की नौकरानी नजर आती हूँ? इस पूरे घर का खर्चा मेरे पति के कमाए हुए पैसों पर चलता है। एक तो मेरे पति पैसे कमाए, ऊपर से मैं इस घर का काम भी करूँ। चुपचाप रसोई में जाती है या फिर कोई दूसरा तरीका अपनाऊं? बस बहुत हो गया बहू। आज तक मैं तुम्हारी हर बात सुनता रहा, लेकिन अब तो तुमने हद ही कर दी है। अगर तुम अपनी सास की इज्जत नहीं कर सकती हो तो तुम्हें अपनी सास के साथ इस तरह व्यवहार करने का अधिकार किसने दिया? नहीं बनाएगी मेरी शांति आज खाना। ओहो हो, जरा देखो तो, पहले तो ये बुढ़िया ही मुझे जवाब देती है, लेकिन आज तो तू भी मुझे उल्टे जवाब दे रहा है। लगता है दोनों को इस घर में रहना रास नहीं आ रहा। नहीं बनाना है न तुझे खाना? ठीक है, मत बना। अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल जा इस घर से। अगर आज के बाद तुम दोनों इस घर में आए तो बहुत बुरी तरह से जलील करके यहाँ से निकालूंगी। सुनीता उनका थोड़ा बहुत सामान घर से बाहर फेंक देती है और उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल देती है। ये सब देखकर उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर को मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया, एक दिन हमारे बहू बेटे उसी घर से हमें निकाल देंगे। इतनी रात को अब हम दोनों कहां पर जाएंगे? हम उसी जादुई लौकी के पास चलते हैं जी। अब तो वही हमारी मदद कर सकती है। वो दोनों जादुई लौकी के पास जाते हैं और उसे रोते हुए सारी बात बताते हैं। आप दोनों इस तरह रोइए मत। उन्होंने आपके साथ बहुत ही गलत किया है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने जो किया है उसकी सजा तो वो जरूर भुगतेंगे। भगवान सब कुछ देख रहा है। लेकिन पहले मैं आप दोनों के लिए एक घर बना देती हूँ जहाँ आप आराम से रह सको। जादुई लौकी अपने हाथों को हवा में घुमाती है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा आलीशान घर आ जाता है। इतना बड़ा घर? हाँ दादी माँ, आज से आप और दादाजी यहीं पर रहेंगे। इस घर में काम करने के लिए नौकर चाकर भी है, इसलिए आप दोनों को काम करने की कोई चिंता नहीं। आपको जो भी पसंद हो आप वो यहाँ पर खा सकते हो। आपके आराम की इस घर में पूरी व्यवस्था है। वो दोनों अब जादुई लौकी के उसी जादुई घर में रहने लगते हैं। जादुई लौकी भी हर रोज उनके साथ ही उस घर में खाना खाती और उनके साथ ही सो जाती। जादुई लौकी ने उन दोनों को अपने दादा दादी की तरह मान लिया। वो दोनों भी उसे अपनी पोती की तरह ही प्यार करने लगे। लेकिन सुनीता और उसके पति को अपने माता पिता को घर से निकालने के बाद कोई अफसोस ही नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि दोनों के दोनों को घर से निकाल दिया। खामखा हमारे सर पर बोझ बनकर बैठे हुए थे। उनके जाने के बाद कम से कम 2 लोगों का खाना तो बचता है। ठीक कहा,
जब दोनों के दोनों घर पर रहते थे तो हर समय दिमाग खराब करते थे। जब से यहां से गए हैं तब से घर में बहुत शांति है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो दोनों आखिर गए तो गए कहाँ। जब से गए हैं तब से परेशान होकर एक बार भी वापस नहीं लौटे। मैं तो चाहती थी कि वो वापस घर पर आए और मेरे पैरों में गिड़गिड़ाए, लेकिन मैं फिर भी उन्हें घर में घुसने ना दूं। उन दोनों को अभी भी अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब देखता है। अचानक केशव की नौकरी चली जाती है और वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। सुनीता को उसके इलाज के लिए पूरे 10 लाख रुपयों की जरूरत होती है। तभी उसे अपने सास ससुर के नए घर के बारे में पता चलता है। वो मदद मांगने के लिए उनके घर पर जाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आप दोनों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आप दोनों को घर से नहीं निकालना चाहिए था। आज अपने उन्हीं बुरी कर्मों की सजा हमें मिल रही है। केशव जी बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए मुझे पूरे 10 लाख रुपयों की जरूरत है। एक आप ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। जब बात खुद पर आई तो किस तरह सारी बातों का पछतावा एक साथ हो गया, वरना कभी तुम्हें अपनी गलती का पछतावा ही नहीं होता। कोई बात नहीं लौकी बेटा, देर आए दुरुस्त आए। मेरा बेटा इस वक्त बहुत बीमार है, हमें उसे बचाना होगा। तुम उसके इलाज के लिए हमें पैसे दे दो, हम तुम्हारे बहुत आभारी रहेंगे। शांति के कहने पर जादुई लौकी उसे पैसे दे देती है। पार्क में सभी सब्जियां खेल रही थी कि तभी बैंगन भी अपनी बैसाखी के सहारे वहां पर पहुंच जाता है और उन सबको खेलता हुआ देखता है। तभी बॉल उसके पास आती है। वह अपने एक पैर से उस पर जोर से किक मारता है। मुझे भी अपने साथ खिला लो। क्या कहो तुमने? तुम हमारे साथ खेलोगे? अपनी हालत देखी है, एक पैर से भी भला खेला जाता है। तुम इन्हीं बैसाखियों के सहारे खड़े हुए अच्छे लगते हो। अरे क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हो? चलो जल्दी आओ। सुनी तुमने इस लंगड़े बैंगन की बात? क्या हुआ, क्या कह रहा है? तुम्हें पता है वो लंगड़ा बैंगन कह रहा है कि मुझे अपने साथ खिला लो। हा 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 हा। अच्छा चलो चलो, हमें उसे अपने साथ नहीं खिलाना। बैंगन के साथ हमेशा ऐसा ही होता था। वह सिर्फ ललचाई नजरों से सबको देखता रहता था कि कोई उसके साथ खेलेगा, कोई उसके साथ खाना खाएगा या कोई उसके साथ पढ़ने के लिए जाएगा, लेकिन सब उससे दूर दूर रहते थे, उसका मजाक बनाते थे। माँ, सब बच्चे मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? मैं तो किसी से भी नफरत नहीं करता, मुझे तो सब अच्छे लगते हैं। यही तो तेरे अंदर खूबी है बेटा, और उस खूबी को कभी खत्म मत होने देना। तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे प्यारे हो। तुम्हारा मन अगर खेलने का है तो चलो हम दोनों माँ बेटा खेलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो हम गार्डन में चलते हैं और वहाँ पर जाकर जो हमारा बेटा कहेगा वही खेलेंगे। ये सुनकर बैंगन खुश हो जाता है। फिर वह अपने माता पिता के साथ अपने गार्डन में जाकर खेलने लगता है। पर थोड़ी ही देर में वह देखता है कि उसके माँ बाप थकने के कारण हाँफने लगते हैं। उसे बहुत दुख होता है। वह अपने माता पिता से कहता है, बस माँ बाबा, और नहीं खेलना, मैं थक गया हूँ, पर मजा बहुत आया, बहुत अच्छा लगा। फिर वे सब लोग घर के अंदर आ जाते हैं और बैंगन की माँ खाना बनाने लगती है। बैंगन सपनों में खो जाता है कि अगर उसका पैर ठीक होता तो वे भी और बच्चों के साथ खेलता कूदता, उनके साथ रेस लगाने जाता, पेड़ों पर चढ़ता। एक दिन सारी सब्जियां पढ़ाई कर रही थी कि तभी बैंगन को टीचर अपने पास बुलाती है। वह अपनी बैसाखी के सहारे टीचर के पास जा ही रहा था कि घिया उसके पैर में पैर अड़ा देता है, जिस कारण वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसके गिरते ही सारी सब्जियां उस पर हंसने लगती हैं। क्या हुआ बैंगन, तुम यहाँ तक भी नहीं आ सकते हो? अंधे हो गए हो क्या? नहीं मैम, घिया ने मेरे पैर में पैर अड़ा दिया था। नहीं मैम, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बैंगन बहुत सफाइयां देता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वह स्कूल के पार्क में बैठकर रोने लगता है। तभी वहां पर करेला आता है और बैंगन से कहता है,
उदास मत हो, लोगों का तो काम ही कहने का होता है। क्या तुमने नहीं देखा, सब लोग मुझे कड़वा करेला कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन मैं कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे अंदर क्या खूबी है और क्या कमी है। पर मेरे अंदर तो कोई भी खूबी नहीं है। देखो, मेरा पैर खराब है, पढ़ाई में भी मैं ज्यादा अच्छा नहीं हूं और परिवार से भी मैं बहुत गरीब हूं। तुम चिंता मत करो, देख लेना एक दिन तुम्हारा भी दिन आएगा और ये सारी सब्जियां तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए भी आएंगी। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या है, पर मुझे अच्छा लगा तुम मेरे पास आए, तुमने मुझसे बातें की। फिर वे दोनों बातें करते करते अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आज जो कुछ भी क्लास में हुआ था, उसे बैंगन का मन बहुत उदास था। वे अपनी माँ को सारी बात बताता है। ये मायूसी भरी बातें करना छोड़ो बेटा, ये सोच सोच के तुमने खुद को भी कमजोर बना लिया है। अच्छा सुनो, तुम्हारी मौसी का बुलावा आया है, तुम्हें बुला रही है। तुम्हारी छुट्टियां पड़ने वाली है ना, इस बार तुम अपनी मौसी के यहाँ चले जाओ, वहां पर तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सुनकर बैंगन बहुत खुश होता है। एक हफ्ते बाद जब उसके स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं, तो वह अपना बैग लेकर मौसी के घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वह देखता है कि एक आदमी घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और पानी पानी कहकर पानी मांग रहा था। बैंगन उसके पास जाता है और अपने बैग में से पानी निकालकर उसे पिलाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक जादूगर हूँ और अपनी जादुई नगरी से यहाँ पर आया था। यहाँ पर आकर मेरा कीमती सामान गुम हो गया है, जिससे मेरा जादू काम नहीं कर रहा। मैंने उसे सारी जगह खोजा, पर वह मुझे नहीं मिला और मुझे पानी भी नहीं मिला। प्यास से मेरा बुरा हाल था। तुमने मुझे पानी पिलाकर नया जीवन दिया है। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये पानी की बोतल भी तुम अपने पास रख लो। मैं अपनी मौसी के घर जा रहा था, जो थोड़ी ही दूरी पर है। अच्छा, तो तुम एक काम करो, यह रुमाल लो और आते समय यहीं इस जगह पर आकर इस रुमाल को हिला देना। मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तुम मेरी जादुई नगरी में चलना। ठीक है। बैंगन वहां से अपनी मौसी के घर चला जाता है। कुछ दिन अपनी मौसी के घर में बिताने के बाद जब उस जगह से वापस आता है, तो उसे जादूगर का ख्याल आता है। वह रुमाल निकालकर उस रुमाल को हिलाता है कि तभी वहां पर जादूगर आ जाता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम मुझे भूले नहीं। मैं तुम्हें अपनी जादुई नगरी दिखाता हूँ। जादूगर बैंगन को अपनी नगरी में लेकर जाता है। वह देखकर हैरान हो जाता है कि वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। वहां पर सारी चीजें जादू से हो रही थी। वहां पर पशु भी उड़ने वाले थे। कैसा लगा मेरा देश? सब कुछ बहुत अच्छा है। कम से कम मेरे नगर से तो अच्छा ही है। मेरे नगर में तो सब कुछ मेरी इच्छा के विपरीत ही होता है। वहाँ सारी सब्जियां मेरा मजाक उड़ाती रहती हैं, मेरे कालेपन का, मेरे लंगड़े होने का, मेरी गरीबी का। ये कहकर बैंगन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम रोते हुए अच्छे नहीं लगते। तुम तो बहुत बहादुर हो और तुम्हारा मन भी कितना अच्छा है। और रही बात तुम्हारी कमजोरियों की, तो आज के बाद तुम वो सब बात कभी मत करना, क्योंकि जब तुम अपने नगर जाओगे तो तुम बिल्कुल बदले हुए होगे। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? तभी जादूगर अंदर जाता है और अपनी छड़ी उठाकर ले आता है। वह बैंगन पर 7 बार छड़ी घुमाता है। वहां पर रंग बिरंगी रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है, तो बैंगन अपने बदले हुए रूप के साथ था और बैंगन काफी सुंदर लग रहा था। उसके दोनों पैर ठीक हो चुके थे और बैंगन को जादू भी आ गया था। कुछ दिन मेरे साथ रहो, फिर अपने नगर जाना। आज के बाद तुम एक जादुई बैंगन हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। क्या मैं भी अमीर हो सकता हूँ? हाँ हाँ मेरे दोस्त, तुम करोड़पति हो सकते हो। बैंगन बहुत खुश होता है। 2-3 दिन वह जादूगर के पास रहकर अपने घर आता है। बैंगन की माँ अपने बेटे को पहचान ही नहीं पाती। फिर वह अपनी माँ के गले लगता है और उसे जादूगर वाली बात बताता है, तो उसके माता पिता दोनों बहुत खुश होते हैं।
माँ, अब हम इस छोटे से घर में नहीं रहेंगे। रुको, देखो मैं अपने जादू से क्या करता हूँ। तभी बैंगन अपना जादू दिखाता है और उसका बहुत बड़ा सा घर बन जाता है। बाहर सुंदर सुंदर गाड़ियां खड़ी होती हैं। उसके माँ बाप भी बहुत अमीर लग रहे थे। सुंदर सुंदर गहनों में उसकी माँ बड़ी सुंदर लग रही थी। अचानक से बैंगन की काया पलट होता देख सारी सब्जियां उसके घर आ जाती हैं। अरे बैंगन, तुमने ये कैसे किया? तुम तो करोड़पति बन गए। उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो। आज से हम दोनों दोस्त। मुझे बहुत खुशी है, मेरा दोस्त करोड़पति है। हाँ हाँ, हमें भी बहुत खुशी है, तुम तो करोड़पति हो गए। क्या थोड़ी बहुत मदद तुम हमारी भी करोगे? हमें भी पैसों की बहुत जरूरत है। अचानक से सभी सब्जियों को अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलता देख बैंगन को बड़ी हैरानी हो रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि सारी माया पैसे की है। जब वह गरीब था, लाचार था, तो कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। और आज बिन बुलाए सब लोग दोस्त बनने के लिए आ गए हैं। बैंगन सबको अपने घर में चाय पानी पिलाता है। जब सब लोग चले जाते हैं तो वह देखता है करेला दूर से ही बैंगन को देख रहा है। बैंगन भागकर जाता है और करेले को गले लगा लेता है। तुम यहाँ छुपकर क्यों खड़े हो मेरे दोस्त? आओ, अंदर आओ। यह सब क्या चमत्कार है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तुम करोड़पति बन गए हो, तुम्हारा पैर ठीक हो गया है और सब तुम्हें अब अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। इनमें से कोई भी मेरा सच्चा दोस्त नहीं बन सकता। यह दोस्त बनने के लिए सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि आज मेरे पास पैसा है। यहाँ पर अगर कोई मेरा सच्चा दोस्त है तो वो तुम हो। वह कैसे? याद है तुमने एक दिन कहा था कि तुम एक दिन बहुत चमकोगे, और देखो आज मैं करोड़पति बन गया हूं। मेरे पास असीम जादुई शक्तियां हैं। मुझे खुशी है मेरे दोस्त कि तुमने मुझ जैसे गरीब करेले को अपना दोस्त बनाया। बिल्कुल भी तुम गरीब नहीं हो। जब तुम्हारा दोस्त अमीर है तो मेरी दोस्ती अमीर ही है। तभी बैंगन करेले को लेकर उसके घर के पास जाता है और अपने जादू से उसके घर को भी सुंदर बना देता है। बाकी सब सब्जियां जब यह देखती हैं तो वह करेले से जलने लगती हैं। हाँ, मेरे पास जादू भी है। मैं जादू से कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर हम सबको भी अमीर बना दो। मैं तुम सबको अमीर तो बना देता, लेकिन तुम सब मेरे दोस्त नहीं हो। करेला तो मेरा दोस्त है और दोस्त के लिए तो जान भी हाजिर है। सारी सब्जियां उदास हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। अब बैंगन की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। वह अपने दोस्त करेले और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। वह अपने जादू से हर संडे को अपनी फैमिली और करेले की फैमिली को दूर देश विदेश घुमाता था और यह देखकर बाकी सारी सब्जियां उनसे जलने लगती थी। बैंगन का दिल अच्छा था। जब वह किसी को मुसीबत में देखता तो चुपके से उसकी मदद कर दिया करता था और इसी तरह आगे की जिंदगी बहुत खुशी खुशी बीतने लगती है।